बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज का दिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि आज क्रिकेट के मैदानों में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी, जहाँ पर लाहौर में टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जूनियर सतह पे हॉकी के मैदानों में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी, कि जहां जौहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया की जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। और इसके साथ साथ फुटबॉल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे से नबर्द आजमा थी। कल जो हमने शो किया था उसमें वजीर मोहम्मद साहब के इंतकाल की वजह से हम अपने इंतहाई करीबी दोस्त और ज़बरदस्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुमायूं फिदा हुसैन साहब की सालगिरह को सेलिब्रेट नहीं कर सके थे। कल उन्होंने अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट किया। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से हुमायूं फिदा हुसैन साहब को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज स्पोर्ट्स में क्या रहा, इसके लिए चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट आज की हेडलाइन की जानिब। लाहौर में पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट, दिलचस्प और सनसनीखेज तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 167 रन पर ढेर। नुमान अली ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। नुमान अली पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 5 विकेटें हासिल करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं। हमने खुद को इस सूरत हाल में डाला है, हम ये टेस्ट मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हेड कोच अजहर महमूद। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना चौथा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच से कबल कौमी टीम की कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में कराची ब्लूज की 7 विकेटों से कामयाबी। मेहरान मुमताज की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी और साद खान की डबल सेंचुरी। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बराबर रहा। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पाकिस्तान जूनियर टीम के सुफियान खान ने 2, हनान शाहिद ने 1 गोल किया। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने रिवायती तौर पर एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज, और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि जौहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। तीसरे क्वार्टर तक पाकिस्तान की टीम 2-0 की बढ़तरी से जीत रही थी, लेकिन हमेशा जो होता है वही हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान ने अपना मोमेंटम खो दिया और मुकाबला जो है वो 3-3 गोल से बराबर हो गया। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान हॉकी टीम के स्पीडी फॉरवर्ड और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त स्पीड स्टार शकील अब्बासी साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। शकील अब्बासी साहब, ये रिजल्ट जो है 3-3, ये किस हद तक आप समझते हैं कि हौसला अफजा है इस जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से? और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर प्लेयर भी इस टीम का हिस्सा थे, उसके बावजूद पाकिस्तान हॉकी टीम इंडिया की नौजवान हॉकी टीम से 3-3 से बराबर खेल गई। जी बिल्कुल, ये हौसला अफजा तो नहीं कह सकते कि आप अगर जीत भी रहे हैं। और आपने पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान के 7 प्लेयर खेल रहे हैं जो पाकिस्तान सीनियर से 3 साल 4 साल हो गए कंटिन्यू पाकिस्तान सीनियर से खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान सीनियर टीम खेल रही है एक जूनियर टीम के मुकाबले में, तो जिस तरह आपने मलेशिया को 7 गोल मारे थे, तो इनको भी आप 7 गोल मारते या 5 मारते, या मतलब मैच पे आपका कंट्रोल होता। तो अब इंग्लैंड से भी आप 5 गोलों से हार गए हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सीनियर टीम खेल रही है और इंग्लैंड से 5 गोल से हार रही है और इंडिया से 3-3 ड्रॉ कर दी है। इंडिया की ये जूनियर टीम आई है जो अगला जूनियर वर्ल्ड कप खेलेगी। इंडिया ने अपनी मेन टीम भेजी ही नहीं है, क्योंकि आगे उनका अगले महीने वर्ल्ड कप है। वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लड़के उन्होंने वहां रोके हुए हैं अपने। ठीक है, अभी हमने जो टूर्नामेंट खेले थे उसमें पाकिस्तान हॉकी टीम ने कुछ अच्छे ग्लम्सेस को शो किया था, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम को खेलने का मौका भी मिलेगा, जिस तरह पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड में खेला। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल रिवाइव हो रहा है, कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है, या आप समझते हैं कि मजीद तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है? नहीं, ये तो बस वो रवायती बातें ही होती हैं जी। जो भी फेडरेशन आती है जी, अब जी वो पाकिस्तान हॉकी टीम जो है रिवाइवल की तरफ जा रही है, अब जी ऐसा हो रहा है तो अब वैसा हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। आपका ग्रास रूट पे जब काम ही नहीं हो रहा आपका हॉकी खेलने में, अब आप देख लेना, आपकी लाहौर से पाकिस्तान टीम बनती है, तो
तो जब लाहौर से 2 अकेडमियों के लड़कों की पाकिस्तान टीम बनेगी तो वो पाकिस्तान टीम तो ना हुई ना। और प्रो लीग में मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान को प्रो लीग खेलना चाहिए था। आप 40-50 करोड़ रुपया प्रो लीग पे लगा देंगे, यही आप डोमेस्टिक पे लगाते, यही आप पाकिस्तान में एक लीग करवाते इंटरनेशनल की, जहाँ पे हमारा 200 बच्चा खेल सकता था 50 करोड़ रुपए में। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान टीम पे ये सारा पैसा लगेगा, ना डोमेस्टिक है ना आपके पीछे। देखिए इनमें भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल एंड पे लगे हुए हैं, उनको आप प्रो लीग खिला के क्या बावर करवाना। अब ये है कि अल्लाह करे कि किसी तरह ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाए, ताकि हमारी जो है ना वो हॉकी का जो है ना दोबारा एक इंटरनेशनल में जो है ना वो अब जैसे आप देखेंगे ना न्यूजीलैंड की टीम थी, वो 12वें नंबर की टीम है, आपकी टीम 8 गोलों से हार रही है उससे प्रो लीग में। तो यहाँ पे तो सारी टॉप की लीग है। ये अच्छी बात है कि वो खेलने जा रहे हैं, अब हमें इसमें वो रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतना पैसा जो है ना वो खर्च करके, ये हम सीरीज भी कर सकते थे सिवाय अपना हॉलैंड से या जर्मनी से, क्योंकि हमारा आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड है, तो हमें ये 2-3 टीमों से हम सीरीज भी खेल सकते थे वो मतलब कम खर्चे में। ठीक है, तो प्रो लीग में जा रही है। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि भाई आप सीरीज खेल लें, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे तो मुख्तलिफ टीमों से खेलेंगे, सीरीज आप एक ही टीम के खिलाफ खेलेंगे, तो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल होना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपकी टीम के सामने, आपकी 2 टूर्नामेंट खेली है, 3 जापान से हार गई है, न्यूजीलैंड से हार गई है, इसके अलावा जो है ना वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चाइना से हार गई है। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिल रहा है उनको ऑलमोस्ट, वो पिछला पूरा साल वो टूर करते रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने प्रो लीग खेली है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिल रहा है। लेकिन बात ये है कि आपके पास आया प्लेयर यही 10-12 प्लेयर है आपके पास। ये पिछले 8-9 साल से ये लड़के पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, ये कोई जूनियर लड़के नहीं है, ये ऑलमोस्ट अपने एंड को लगे हुए हैं सारे लड़के, पीछे आपका कोई बैकअप है ही नहीं। अब आपने जूनियर टीम में आप देखें ना, आपके जूनियर टीम में 7 इंटरनेशनल लड़के खेल रहे हैं जो पाकिस्तान सीनियर को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास जूनियर पीछे तो लॉट है ही नहीं, जिसको आपने मतलब जो बेस होती है, जब आपकी बेस ही नहीं है तो आगे ऊपर वही बात है कि आप जो है ना वो एक दीवार को जो है ना वो पॉलिश करते रहें, उसी दीवार को पॉलिश करते रहें, पीछे आपकी जो है ना बैकअप है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ जब तक आपके पीछे बैकअप नहीं होगा या आपकी डोमेस्टिक सर्कल, देखिए हमें पता है ना डोमेस्टिक सर्कल में किधर पूरे पाकिस्तान में हॉकी नहीं हो रही। अब भी ये जो पाकिस्तान जूनियर पाकिस्तान सीनियर टीम बन रही है, 2 अकेडमीज के लड़के हैं इसमें से, बाकी लड़के कहाँ पे हैं? है ही नहीं, कोई हॉकी नहीं। या किसी को मामला शकील अब्बासी साहब, जी, लेकिन ये पर मामला बेहतर कैसे होंगे, क्योंकि बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज जरूर नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है एकदम से पाकिस्तान हॉकी ऐसा लगता है कि फिर डिक्लाइनिंग फेज में आ गई है। देखिए ना, बात ये है कि पिछले 25 साल से यही राना मुजाहिद है, यही शहबाज सीनियर है, यही आसिफ बाजवा है, मतलब एक आता है दूसरा, इन्होंने बारियां लगाई हुई अपनी, वो वही अपना जो है ना वो मूविंग चेयर वाली गेम खेल रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो फिर तुमने आना है, तो फिर तुम जाओगे तो फिर मैंने आना है। अब उन्हीं बंदों से आप क्या चाह रहे हो? उनके पास ऐसा गिदड़ सिंगी है, जो भी प्रेसिडेंट आता है उसको गिदड़ सिंगी दिखाते हैं, वो कहते हैं बस बस भाई इनसे तो अच्छा कोई नहीं है। अब 20 साल से वही लोग हॉकी फेडरेशन के साथ लगे हुए हैं, अब जिनकी वजह से पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर की टीम 18वें नंबर पे गई है। अब आप क्या समझते हैं कि वो 18वें नंबर की टीम को लाके फिर दोबारा वहां पे खड़ी कर देंगे? ये बस वो यही है, अपना देखे ना, वो राना मुजाहिद चला जाता है, अपना टीए बनवा लेते हैं बच्चों को, अब 6-6 महीने। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे मुझ समेत मेरा भी उन्होंने 10 से 12 लाख रुपया देना है, और इसी तरह हर बच्चे का उन्होंने 27-28 लाख रुपया देना है, और ये तकरीबन कोई 14 से 15 बच्चे हैं जिनके ये पैसे देने हैं। लेकिन अभी तो कह रहे हैं फंड क्लियर कर दिए सर। फंड वो क्लियर सिर्फ वो जो पिछला प्रो लीग खेलने गई थी वो किया है। अभी आप किसी भी बच्चे को, क्योंकि बच्चा आपको बताएगा नहीं ये बात, वो बच्चे कुछ बता भी देंगे, क्योंकि शायद 30-30 लाख रुपया जिस बच्चे का लेना है वो आपको बताएगा भी कि हाँ यार हमारे तो इन्होंने देने हैं, पिछले 4 साल की इन्होंने हमारे डेलीज नहीं दिए, जिसमें ये राना मुजाहिद भी जो है ना वो सेक्रेटरी था।
और ये अभी अब आप तारिक मुफ्ती से आप जब ये सवाल करेंगे वो कहेंगे तो यार, जब अब्बासी से मैं आया साहब हूं, मैंने अपने 20 क्लियर। अब्बासी साहब आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है हॉकी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर आप बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तारिक मुफ्ती साहब आपके सूबे के हैं जो PHF को हेड कर रहे हैं। आपकी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई कि आप अपनी इस तमाम तर गुजारिशात और सिफारिशात उन तक पहुंचाते? क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने बड़े प्लेयर हैं कि आपकी बात में एक वजन है और आप जो बात कर रहे हैं यकीनन वो हकायक पे मबनी होगी। तो मुफ्ती साहब से कोई मुलाकात नहीं रखी आपने ताकि मामला को सही किया जाए? सर बिल्कुल मुफ्ती साहब से सारी बात हुई थी। मुफ्ती साहब ने कहा भी था इनको लेके नहीं चलेंगे। मैंने उनको कहा था कि कोई ऐसा बंदा लेके आए न्यूट्रल और जो पाकिस्तान मतलब टूर ना करे। हसन भाई की बात हुई थी, बिल्कुल हसन भाई को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी मुझसे बिल्कुल बात, क्योंकि ये मुफ्ती साहब, आपका क्या ख्याल है? मुफ्ती साहब को लाने में मेरा 100% किरदार है। ये अभी आप बात लंबी हो जाएगी और बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो इस मुफ्ती साहब को लाने में मेरा ही किरदार है। तो वो जो है ना वो मैं ही साइड लाइन मुझे ही कर दिया गया। मुफ्ती साहब को लाने में मेरा ही किरदार है। तो क्योंकि ये कहानी आपको ऑफलाइन में बता सकता हूँ क्या कहानी है, क्योंकि बलूचिस्तान के हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं भी जो है ना, क्योंकि हम उन्हें इसीलिए लाए थे कि न्यूट्रल बंदा आएगा और वो इनके जो है ना बुकलाए में नहीं आएगा, जो आपके ये 20 साल से चिमटे हुए 94 के जो मुफ्ती साहब ने तो आपसे दामन छुड़ा लिया, लेकिन आज इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिला लिए। ये कैसा लग रहा है आपको कि क्रिकेट में चाहे मर्द खेल रहे हो चाहे खवातीन खेल रहे हो वहां तो हाथ नहीं मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों टीमों ने आपस में हैंडशेक किया? देखिए मैं पहले वही, हर बंदा यही कहेगा आपको जो है ना स्पोर्ट्स को सियासत से दूर रखो, लेकिन बात ये है कि आप मुल्क की इज्जत भी है ना। अगर एक बंदा आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो आप लोग क्या करना, आप लोग उसके सामने लेट जाओगे। नहीं मिलाना चाहता आप लोग भी ना मिलाओ यार। अगर वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं आना चाहते आप लोग भी ना जाओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में नहीं मिला रहे, हॉकी में हाथ मिला लिया, मैं ये सवाल है मेरा। सर क्रिकेट थोड़ा हाईलाइट होती है ना, हॉकी में अभी किसको पता। सही वो क्या, अभी मैं मिसाल नहीं देना चाहता कि वहां नाची तो किसने देखा, तो वो वही बात है कि क्रिकेट थोड़ा हाईलाइट होती है, पूरी दुनिया में जरा चर्चा होता है। अब जैसे इन्होंने पूरी दुनिया में हाथ ना मिला के अपनी बेइज्जती करवाई है, हर बंदा उन्हीं की बेइज्जती कर रहा है, उससे पाकिस्तान का कोई मतलब वो नहीं हुआ है, इमेज खराब नहीं हुआ, इनकी अपनी बेइज्जती हुई है। तो मैं यही समझता हूँ। अब देखे ना जूनियर एशिया कप था, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सो ही रही है। जिस तरह एशिया कप क्रिकेट का इंडिया से चेंज हुआ था, इसी तरह हॉकी का भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ तैयब इकराम पाकिस्तानी निजात बंदा बैठा हुआ है। निजात क्या, वो है ही पाकिस्तानी लाहौरी है, वो अभी अपने आप को नहीं मानता, वो अलग बात है। तो आप उसको पहले से कह सकते थे कि एशिया कप यहाँ से चेंज कराओ, हमारी टीम के लिए सिक्योरिटी का मसला है, बड़े मसले हैं। तो वो सो ही रही है, उन्होंने ये बात ही नहीं की है। अभी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए बात की है, वो भी लेट की है कि जूनियर वर्ल्ड कप हमारा ये मसला है वो मसला है। भाई जब ये सारी सिचुएशन हो गई थी तो आप लोगों को पहले ही कह देना चाहिए था अपना FIH को कि भाई ये मसले, हम इंडिया नहीं जा सकते, हमारी क्रिकेट भी इस तरह जो है ना न्यूट्रल मकाम पे खेली है, तो हमारे मैचेस करवा दें, नहीं तो जूनियर वर्ल्ड कप यहाँ से शिफ्ट कराएं। बिल्कुल सही बात है शकील अब्बासी साहब, क्योंकि मुल्क से बढ़ के कोई नहीं इस तरह बात कर रहे हैं। यकीनन जो आपके लहजे की सच्चाई है, जो तलखी है, वही बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पसे पर्दा जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। लेकिन यकीनी तौर पर आज वक्त थोड़ा महदूद है, इस पर एक अलहदा से शो करेंगे और ज़रूर जो है वो आपके अपने शो में जो है वो आपका पूरा मुद्दा जो लेने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी इस हवाले से आके जो है वो इन सवालात के जवाब दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राना मुजाहिद साहब कभी भी जो है वो हमारे शो में वादे के बावजूद भी जो है वो ना कॉल पर आते हैं और ना वो जूम लिंक के ऊपर या वीडियो लिंक के ऊपर आते हैं, ताकि वो पाकिस्तान हॉकी का मौक़िफ़ जो है अपनी फेडरेशन का मौक़िफ़ पेश कर सकें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, हमारे शो में आज आप मौजूद थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच और सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से। शकील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल के जहां पे पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में लड़खड़ाती हुई नजर आई और 167 रन बनाकर यानी 167 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। अब तक के मैच की समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे, 378 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने, जवाब में साउथ अफ्रीका 269 रन बना सकी। सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए टोनी
जोरजई, और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने 167 रन स्कोर किए और यहाँ पर कामयाबी के लिए 277 रन दरकार थे। और अब सूरत हाल यह है कि 51 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। तीसरे दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और साउथ अफ्रीका अभी भी 226 रन के खसारे में है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आप मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और बहुत ही जो हमारे अपने अजहर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस टेस्ट मैच के हवाले से आपका इनपुट चाहिए हमें कि किस तरह इस टेस्ट मैच को देख रहे हैं। पाकिस्तान दूसरी इनिंग में जो हमेशा हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, दूसरी इनिंग में हमने देखा कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ी लीड नहीं ले सका और 167 रन बनाकर आउट हुआ। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये फेयर इनफ लीड है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, या आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका या तो ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगी या इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगी? देखिए अली सलमान, मेरा ये अपना ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत कर एक बड़ा अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड पर सजाया और 378 रन जो थे वो किसी भी लिहाज से ऐसे नहीं थे कि वो आसानी से उनको चेस किया जाए। और फिर आपने देखा कि जोरजई की जो इनिंग्स थी वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, मगर उसके साथ किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कुछ पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की। जब आप इतना बड़ा 450 रन से ज्यादा अगर आप रन करें ना, तो हमेशा पार्टनरशिप जो होती है ना वो ही जाकर ये ऐसे टोटल को एक्सीड करती हैं या उसके पास पहुंचती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट वन आउटस्टैंडिंग इनिंग, मेरा नहीं ख्याल कि और ज्यादा रन जो थे वो हासिल किए गए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो आ जाती है कि जब पाकिस्तान ने 109 रन की लीड हासिल कर ली ना, तो वहां पर ये फील हो रहा था कि अब अगर पाकिस्तान ने 250 और 300 रन कर लिए तो फिर ये इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर ये सजा लेंगे कि उसको चेस करना या उसको हासिल करना साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल एक मुश्किल टास्क होगा। बट व्हाट हैपन कि आप देखें कि 150 पर 5 खिलाड़ी आउट थे, 5वां खिलाड़ी आउट हुआ और फिर 167 ऑल आउट, लाइन लग गई। तो ये देखें 17 रन में व्हेन यू लॉस्ट 5 विकेट्स, इट मींस कि आपने जो अपनी ऑपोजिशन है ना उसको कम बैक करने का मौका दिया। तो अब ये देखना ये है कि हालांकि पिच जो है वो बहुत कंड्यूसिव है स्पिन बॉलिंग के लिए और खास तौर पर नुमान जो है वो बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। एक उनके बॉल में जो है वो ग्रिप कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है, बाउंस भी कर रहा है, सीधा भी वो रख रहे हैं और ये उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि अभी तक वो 8 विकेट ले चुके हैं। तो आई थिंक कि ये आसान टास्क नहीं होगा साउथ अफ्रीका के बैटर्स के लिए, तो इसको बड़े आसानी से चेज कर रहे हैं। दे विल हैव टू फाइट देयर टूथ एंड नेल। तो अगर वो इस किस्म की अगर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं तो फिर वो अली सलमान, मैं समझता हूँ कि दे कैन मेक अ कमबैक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नौमान कहते हैं हमेशा जो उनकी पार्टनरशिप रही है बॉलिंग में वो साजिद खान के साथ रही है। हमने पहली इनिंग में भी देखा कि नौमान ज़्यादा में इफेक्टिव नजर आए। आप खुद बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे, टैलेंटेड ऑलराउंडर थे। साजिद के हवाले से क्या कहेंगे कि साजिद ने उस तरह से विकटें नहीं ली, इस तरह नौमान एक तरफ से प्रेशर ले रहे थे और विकटें ले रहे थे। क्या कमी नजर आई है या क्या उनको करना चाहिए कि वो नौमान का भरपूर अंदाज से साथ दे सकें? नहीं, मेरा थोड़ा सा मुझे ना ये फील हुआ है कि साजिद के बारे में ये बात हो रही थी कि प्रॉबेबली उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई थी बिफोर द टेस्ट मैच और वो कुछ बुखार भी उनको था, तो मे बी कि वो 100% नहीं फिट थे। मगर ऑब्वियसली वो इतने अच्छे परफॉर्मर हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है माजी में कि उनकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग है वो अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन बिल्कुल एक तरह की वो खिलाते हैं। वो बैटर्स को मौका नहीं देते कि उनको कोई लंबे छिक्के या चौके मारे। तो आई फील इट कि मे बी के थोड़ा सा ये जो फिटनेस का इशू है ये उनके साथ हो, मगर व्हेन यू आर प्लेइंग एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री तो अली सलमान ये सारी चीजें पीछे चली जाती हैं और आपका जो मकसद और आपका अव्वलीन मकसद ये होता है कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म करें और आपकी टीम जीते।
ठीक है। अच्छा, हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, चाहे वो रंगाना हिरात हमें बॉलिंग कर रहे हों, पॉल हैरिस हमें गेंद कर रहे हो, डैनियल विटोरी बॉलिंग कर रहे हो, या कोई और लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद कर रहा हो। अभी भी हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस में 11 आउट किए थे, और यहाँ पे एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने 11 आउट किए। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी बैटर्स में कि चाहे कोई भी ए रहा हो, पाकिस्तानी बैटर्स लेफ्ट आर्म के सामने स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, ये एक अजीब सा एक सिनारियो बनता है कि पाकिस्तान खास तौर पर लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स जो है उनके खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे सकता। आपके बैटर्स जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत डिफरेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ खेलते होंगे, वहां पर रन भी करते होंगे, स्पिनिंग ट्रैप भी उनको मिलते होंगे, मगर जब आप इस लेवल पर आते हैं ना तो यहाँ पर गलती का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब आप देखें, जहाँ बॉल ग्रिप करता है या बॉल ज्यादा स्पिन करता है और थोड़ा सा सीधा जब रहता है ना तो वो हमारे बैटर्स के लिए मुश्किल पेश लाता है। अब आई थिंक आप देखें कि जिस तरह बाबर आजम आउट हुए पहली इनिंग में, वही बात हुई कि जो बॉल था वो सीधा रहा, थोड़ा सा अंदर आया, उनका बल्ला बाहर से आया और उनके पैड्स पर लगा और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। तो आई थिंक दूसरी इनिंग में बाबर आजम आउट हुए हैं। आई थिंक द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू रबादा, जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग गेम जो है वो रिवर्स स्विंग की और उनको पैडों पर लगा और इस तरह वो विकेट के सामने थे। तो प्रॉबेबली जो पाकिस्तान की टीम की जो पहली इनिंग है उसमें आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मर जो है वो आपको नजर आएंगे। मिडल ऑर्डर में भी आपके बैटर्स ने रन किए, ओपनर्स ने भी रन किए, बड़ी अच्छी 161 की पार्टनरशिप वो बिल्ड की शान मसूद ने और मेरा और अपना इमामुल हक ने। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल है इसमें बहुत गहराई भी है, बहुत जबरदस्त आपने इस चीज को उजागर भी किया है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना वो पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किलात जो है वो पेश लाते हैं। सही। अभी आपने बाबर आजम का जिक्र किया, कल बाबर आजम अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट करेंगे। क्या लगता है कि टीम क्या उनको ये टेस्ट मैच जीत के सालगिरह का तोहफा दे सकेगी? कल ये टेस्ट मैच रैप अप हो सकता है? जी बिल्कुल, ये 100% रैप अप हो सकता है, क्योंकि देखें 238 रन जो है ना ये कम नहीं है, ये काफी है। इसमें सिर्फ चांस जो है ना साउथ अफ्रीका का वो यही है कि वो उनकी पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करें। 60, 70, 80 की अगर पार्टनरशिप है कंसिस्टेंटली अगर होती हैं तो फिर वो पाकिस्तान के लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है पेश आ सकती है, क्योंकि बॉल जिस तरह बाउंस कर रहा है, जिस तरह स्पिन कर रहा है, नीचे भी रह रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कहीं भी इन्होंने जरा सा भी अपनी कंसंट्रेशन लेवल को अगर गिराया तो मे भी कि ये जो है ना अगर एक या दो खिलाड़ी भी जल्दी आउट हो जाते हैं ना तो फिर आने वाले बैटर्स के लिए ऐसी पिच पर अपने आप को एडजस्ट करना और ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक ठीक है अजहर भाई, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अजहर खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे टेस्ट मैच के हवाले से। अब अजहर भाई से हम जानेंगे, क्योंकि अजहर भाई ने बहुत एक अरसे से, जो एक तवील अरसे से बाबर आजम को खेलते हुए देखा है, और बाबर आजम ने अपने कैरियर का आगाज है इनकी ईगल आई के सामने ही किया है। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर बाबर आजम का प्रॉब्लम क्या है, क्यों बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तकरीबन जो है वो 700 दिन हो चुके हैं कि बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। उनके प्रॉब्लम क्या है? अजहर भाई, क्या मसला क्या है बाबर आजम का? ये बिल्कुल आपका बड़ा पर्टेंट और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो उसके बारे में ना मुझे ये फील हो रहा है अली सलमान के वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ टच नहीं है। उनके बल्ले पर गेंद आ रहा है, वो डिफेंस भी अच्छा कर रहे हैं, अपने शॉट्स भी खेल रहे हैं। जो बंदा ऑन ड्राइव जब खेलता है ना तो ऑन ड्राइव का मतलब ये होता है कि वो बड़े अच्छी फॉर्म में है। तो सबसे जो हैरान कुल चीज मुझे नजर आ रही है वो यही है कि वो 30s में या 40s में आकर आउट हो जाते हैं, या शुरू में जल्दी में आउट हो जाते हैं। क्या वजह है कि वो जब ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इतनी लंबी करते हैं तो क्यों नहीं वो उन 40s को 50 में और 50 को 100 में कन्वर्ट करते? क्योंकि यही चीज जो है ना ये मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मुझे एक लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो डाउन होता है, जिसकी वजह से ना वो इस हिस्से पर आके अपनी कंसंट्रेशन लेवल को उस लेवल पर नहीं लेके जाते जिस लेवल पर आपको सेंचुरी की जरूरत होती है। तो आई थिंक बाबर आजम के लिए अगर वो 30 या 40 कर लें
अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 2 मिनट में आपको ये बता दूं कि इसका एक तरीका है। अगर वो इसको फॉलो कर लें, अगर उनके कोई सुनने वाले दोस्त या उनके बाप सुन रहे हो, तो अगर वो 40 करते हैं ना तो 40 भूल जाएं, गार्ड लें, 5 रन का अपना मोटिव लगाएं, टारगेट के मैंने 5 करने, 5 के बाद फिर नया गार्ड लें, फिर वो 5 करें, फिर ये देखें ये एकुमुलेशन होती जाएगी। 5 का कंसंट्रेशन लेवल आसान होता है, 100 का बहुत मुश्किल होता है। अगर वो इस लेवल के ऊपर इसको वो अगर अपना बना लें और अपनी कंसंट्रेशन लेवल में वो रन्स करना शुरू कर दें और 5 को टारगेट करें इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग 50 और 75 और 100, तो फिर आप देखिएगा कि जिस दिन वो इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मे बी के वो सेंचुरी भी करने में कामयाब हो जाए। ठीक है। अच्छा अजहर भाई, 2 सवाल बड़े क्विकली हैं। एक तो ये कि अब ये हमने जितनी भी गुफ्तगू की है ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से की है, अगर साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनका गेम प्लान क्या होगा कल? उनका गेम प्लान बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रीज एंड पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप वो लंबी करते हैं, 238 रन को हासिल करने के लिए एक ना एक लड़के को 130-40 करना पड़ेगा और उसके साथ उनको पार्टनरशिप भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी पिच है अली सलमान, यहाँ पर गेंद जब ग्रिप होगा ना, जब स्पिन होगा, तो जो नया बैटर होगा ना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा वो सर्वाइव करना। सही, ठीक है। आखिरी सवाल है सर कि क्या टीम सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद पिच को सही रीड नहीं कर सके और वही गलती कर गए जो बेंगलोर में सलीम जाफर को खिला के की थी कि हम एक फास्ट बॉलर से जा सकते थे, 2 फास्ट बॉलर के साथ चले गए। हाँ, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये देखना था कि क्या हमने पहले जो बॉलर्स खिलाए वो 2 खेले या 1 खेला। तो आपके पास तो एक मॉडस ऑपरेंडी था ना, आपने तो पहले देखा हुआ था ऐसी पिचेस पर आपके बॉलर जो है वो नया गेंद भी वो नुमान करता है या साजिद करता है, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं थी। सलमान अली आगा भी आपके पास ऑफ स्पिनर है, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी गलती जरूर हुई होगी, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद 2 फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलर जो वो 2 ओवर करता है या 3 करता है, उसके बाद तो आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा सर भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल तो कर ही चुका था, लेकिन 2 सवाल मेरे जहन में और आ गए क्योंकि आपकी गुफ्तगू इतनी जबरदस्त होती है। ये आसिफ आफरीदी की सिलेक्शन किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी में बड़ा अरसा आपने इस दश्त की सयाही में गुजारा है, लोग तनकीद कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि सही दिया मौका क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। नहीं, ये देखिए, अगर तो साजिद अली थोड़ा सा भी अनफिट थे ना, उनको बुखार था, कोई वायरल इन्फेक्शन थी, तो मे भी के वो साजिद को बिठा के ना तो आसिफ आफरीदी को खिला सकते थे। अगर आपने उनको 15 में रखा है और आप ये समझते हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 2 सीजन में 80 विकेट्स लिए हैं, इसका मतलब है कि वो उनको लंबी बॉलिंग करने का जो तरीकाकार है वो आता है। तो अगर वो खेल जाते और वो बॉलिंग करते और आपको हमें देखने का मौका मिलता तो मे बी कि हमें पता चलता कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं कि नहीं है, या ये ही इज ऑल्सो जस्ट वन ऑफ द टेस्ट मैचेस जो कि वो खेल के फारिग हो जाएंगे। मगर मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पर ये गलती हुई कि एक स्पिनर आपका और खेलना बनता था। ठीक है। और आपने घोड़ों की बात की तो मुझे डरबी याद आ गया और डरबी से याद आ गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड से याद आ गया पाकिस्तान और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान कल मैच है। ये पाकिस्तान विमेंस टीम की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कभी जिंदगी में इनकी कारकर्दगी में कोई सुधार आएगा? नहीं, वो अली सलमान, हम अपनी बच्चों को समझते हैं कि हम ना वर्ल्ड बीटर्स हैं, हम दुनिया मुझे जब बांग्लादेश से आप मैच हारे ना तो उसके बाद मुझे ये फील हो गया कि नहीं, अब ये पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट के बस की बात नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया को जीते, इंडिया को जीते और इंग्लैंड को जीते और साउथ अफ्रीका को जीते। तो ये तो आप देख लें कि 3 मैचेस आप खेले हैं, तीनों हारे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू। हालांकि 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के और मगर 70 रन पर, मगर उसके बावजूद उन्होंने 200 रन। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके लिए यकीनन जो है जुनैद खान को और ताहिर खान को क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल जाता है, और मेरा ख्याल है कि हमें ना अपनी बच्चियों को ना वो हमारा कल्चर, वो हमारी जो एनवायरनमेंट्स हैं, वो जो हमारा तरीकाकार है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने कीमती ख्यालात से हमें आगाह कर थे। आज के शो के लिए हम शकील अब्बासी साहब और अजहर खान साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपनी गुनागून मसरूफियात में से वक्त निकाला और जी स्पोर्ट्स को रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।